तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 8 यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट की यूनिट नंबर अपन 8 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे यानी पहले के जितने भी लेक्चर हुए थे हमारे लास्ट लेक्चर तक अपन ने 7 यूनिट को कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। इसमें अपनी 9 यूनिट है जो कि आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो जो हमने अब तक पढ़ा था इन 7 यूनिट के अंदर, ठीक है, वो किस बेस पर काम करती है यानी हमने इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ा, ठीक है, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा, लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा, अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या होती है, सब कुछ पढ़ा। तो अब हमें जो पढ़ना है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में काम किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या किया जाता है? काम। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अब हमें सारे काम करने होते हैं। यानी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम जो भी काम करते हैं वो सब किसके अकॉर्डिंग होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं। तो आज हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में समझना है और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, मैं इसको फिर भी प्रैक्टिकल के साथ अच्छे से अपन इसको क्या करने वाले हैं? डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड are written policy document issued by the expert accounting body or by the government or other regulatory body covering the aspects of the recognition, measurement, presentation, disclosure, accounting transaction and event in the financial statement। यानी कैसे लिखा हुआ है कि एक रिटर्न क्या है? ये जो रिटर्न पॉलिसी है यानी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो कि किसके द्वारा इशू किया जाता है? एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी के द्वारा या गवर्नमेंट है और रेगुलेटरी बॉडी, इसमें सबको कवर किया गया है। जो कि ये लोग क्या करते हैं? रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ये 4 वर्ड बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं आपको। एक रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट का। आई होप कि ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को मैंने पहले समझा दिया, आपको अच्छे समझ में आया होगा। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? जो कोई ट्रांजैक्शन और जो इवेंट होता है ना उनके हमें 4 पॉइंट याद रखने हैं। मतलब एक तो ट्रांजैक्शन और इवेंट को लोग मान्यता देते हैं कि हाँ ये हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही ट्रांजैक्शन है, तो उसके लिए लिखा हुआ रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद फिर इसको मापांकन मेजरमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रेजेंटेशन देना होता है और उसको डिस्क्लोजर करना होता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का और एंड इवेंट्स का। जैसे ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होंगे उनका हमें क्या करना है? रिकॉग्नाइजेशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। वो किसके अकॉर्डिंग होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। लिखा होता है ऑब्स्टेनेबल पर्पस ऑफ द स्टैंडर्ड सिटिंग बॉडीज टू द प्रोवाइड द dissemination of the timely and useful financial information to the investor and a certain other parties। यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं एक इन्वेस्टर्स को और एक सर्टेन अदर पार्टी जो हैविंग एन इंटरेस्ट इन द कंपनी, जो कि अपना हैविंग इंटरेस्ट रखती है कंपनी की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में। यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम इनको प्रोवाइड कराते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो यूजफुल होनी चाहिए। ठीक है, वो किस किस के लिए होनी चाहिए? इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल होनी चाहिए और अदर पार्टीज के लिए भी यूजफुल होनी चाहिए जो उस पार्टी इंटरेस्ट रखती है कंपनी की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में। ठीक है, इन्वेस्टर्स को भी चाहिए इंफॉर्मेशन और किसको भी चाहिए होगी? जो इन्वेस्टर्स होंगे और जो अलग जो पार्टीज होंगी जो किसमें? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में यानी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में क्या रखती है? इंटरेस्ट रखती है। तो उनको भी हमें क्या करानी होगी? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होगी, समय पे करवानी होगी और यूजफुल होनी चाहिए। यानी वो इंफॉर्मेशन समय पे अगर प्रोवाइड होगी तो तभी तो इन्वेस्टर्स उसमें पैसा प्रोवाइड मतलब क्या करवा सकता है? इन्वेस्ट करा सकता है कंपनी में पैसा। ठीक है जी। तो इसमें लिखा हुआ है टाइमली और यूजफुल होनी चाहिए जी। अगर मान के चलो उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है जो उसके काम की नहीं है तो फिर वो किस तरीके से समझेगा? तो इसलिए यूजफुल होनी चाहिए। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है विद द इशू। जैसे अपन ने 4 बताए थे, रिकॉग्नाइजेशन में, मेजरमेंट में, प्रेजेंटेशन में, डिस्क्लोजर में। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इवेंट इन ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहले वो रिकॉग्नाइजेशन करते हैं किसका? इवेंट्स का एंड ट्रांजैक्शन का, जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आने हैं। मेजरमेंट करते हैं ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स का, उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ दिस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ मैनर दैट इज मीनिंगफुल होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए रीडर के लिए। मतलब जो लोग पढ़ रहे हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उनके लिए क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल मतलब उनके समझने योग्य होना चाहिए। ठीक है, मापांकन कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं?
अकाउंट्स में लेके आएंगे उसके लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सहारा लेना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो रिकॉग्नाइज करता है, मेजरमेंट करता है, प्रेजेंटेशन करता है। भाई जब बुक में आएंगे तभी तो उसको मेजर करेंगे, तभी उसका प्रेजेंटेशन देंगे और उसका डिस्क्लोजर देने वाले हैं। तो लिखा हुआ है द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट व्हिच शुड बी there to be enable the public at large and the stakeholder and the potential investors, यानी एक तो पब्लिक के लिए, एक स्टेकहोल्डर के लिए, एक पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है, to get an insight into what the financial statements are trying to reflect and thereby the facilitating them to take prudent and informed business decision। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम तीन लोगों के लिए यानी पब्लिक के लिए, स्टेकहोल्डर के लिए और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको प्रोवाइड करा रहे हैं वो उनके क्या होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए। मतलब इस तरीके से ना हो कि वो समझ ही नहीं पाए, ठीक है। और जब वो समझ लेंगे तो क्या कर सकते हैं, बिजनेस के लिए डिसीजन ले सकते हैं, अपना पैसा लगा सकते हैं। तो लिखा हुआ है फैसिलिटेटिंग देम टू टेक प्रूडेंट एंड इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन, यानी वो बिजनेस में क्या ले सकते हैं, अच्छे से अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। तो यानी हम जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं किस किस के लिए करा रहे हैं, जो डिस्क्लोजर दे रहे हैं, यानी कि अपन एक तो दे रहे हैं किसको, पब्लिक के लिए, ठीक है, एक दे रहे हैं अपन स्टेक होल्डर के लिए और एक दे रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये क्या होना चाहिए, जो हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं यानी वो उनको समझने योग्य होनी चाहिए, ठीक है, जिससे वो क्या कर सके, फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। तो गाइस ये है यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चार चीज में डीलिंग करती है, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ठीक है, किसका, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट करती है। देखो अपन को पता है कि जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन प्रिपेयर कर रहे हैं यानी फाइनेंशियल बात करें तो फाइनेंशियल कोई भी टर्म तब तक नहीं हो सकती जब तक वो मनी के टर्म में ना हो। दूसरी बात वो ये है कि जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जो होते हैं, यानी अपन ने जो पढ़ा था पहले कि बिजनेस के अंदर अपन जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका जो रिजल्ट रहता है उसे अपन इवेंट कहते हैं। तो बस उसी को अपन को क्या करना है, शो करना है, रिकॉग्नाइज करना है, मेजरमेंट करना है, प्रेजेंटेशन देनी है और उसका डिस्क्लोजर करना है। सारे का सारा काम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है जी गाइस। तो ये था अपना इंट्रोडक्शन। अब आगे की बात करते हैं इसके ऑब्जेक्ट्स की, इसके लिमिटेशंस की, ठीक है जी। तो जी अब बात करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। तो उसके बाद अपन बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, फिर इसके लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, ये लिखा हुआ है एलिमिनेट द नॉन कंपैरेटिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नॉन कंपैरेटिबल बनाते हैं, मतलब नॉन कंपैरिजन बनवाते हैं, एंड देयरबाय द इंप्रूविंग करता है द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये रिलायबिलिटी को इंप्रूव करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, मतलब रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, कि इस पर अच्छे से क्या कर सके, विश्वास कर सके, मतलब रिलायबल कर सके। तो एलिमिनेट करता है नॉन कंपैरेटिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एंड देयरबाय द इंप्रूव करता है रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि जो एलिमेंट होते हैं ना जो नॉन कंपैरेटिबल करवाते हैं उसको हटा देता है और इंप्रूव करता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसको, रिलायबिलिटी को इंप्रूव करता है। ये है ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। सेकंड है प्रोवाइड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जिसमें लिखा है प्रोवाइड अ सेट स्टैंडर्ड, इस मतलब ये अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बताते हैं, कौन सी पॉलिसीज यूज करते हैं, करनी है, वैल्यूएशन के नॉर्म्स क्या रहेंगे और डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट कैसे क्या क्या रहेगी, ये वो सब बताता है। तो इसके ऑब्जेक्ट है अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। इसके बारे में बात करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अपन ने बताया था अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कब कर सकते हैं, अगर हमें सारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कर रखने हैं तो हमें चेंज कर सकते हैं। तो बस ये यहाँ पे भी यही बता रहा है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही होगी, वैल्यूएशन नॉर्म्स भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होंगे, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही होगा। तो गाइस ये थे इसके ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएंगे, इतना कुछ खास नहीं है। उसके बाद बेनिफिट्स क्या क्या है इसके, ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड रिड्यूस करता है टू अ रीजनेबल एक्सटेंट और एलिमिनेट ऑल टुगेदर कंफ्यूजिंग वेरिएंट, मतलब कंफ्यूजिंग वेरिएंट को या तो कम करता है या फिर क्या कर देता है, ये हटा देता है, ठीक है। इन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो ये क्या करता है, जो हमारे स्टैंडर्ड जो है वो रिड्यूस करता है किसको, रीजनेबल एक्सटेंट एलिमेंट, यानी जो कंफ्यूजिंग वेरिएंट्स होते हैं ना उनको या तो ये कम करता है या फिर ये क्या कर देता है, हटा देता है। क्यों, क्योंकि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं, प्रिपेयर करने होते हैं अच्छे से, ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये कंफ्यूजिंग वेरिएंट्स को क्या कर देता है, एलिमिनेट या कम कर देता है। इन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यूज फॉर द प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसके लिए, प्रिपेयर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो बहुत ही सिंपल है, को जो कंफ्यूजिंग वेरिएंट्स हैं उनको या तो कम करता है या फिर हटा देता है। फिर उसके बाद देखो देयर आर द सर्टेन एरियाज वेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आर नॉट स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। ये कह रहा है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसकी कुछ सारी
सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। लिखा हुआ देयर आर सर्टेन एरिया वेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आर नॉट स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड, मतलब हमें रिक्वायर्ड नहीं होती उसको डिस्क्लोज करना, कुछ इंफॉर्मेशन इस टाइप की होती है। लेकिन स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है स्टैंडर्ड में कॉल फॉर डिस्क्लोज बियॉन्ड द रिक्वायर्ड बाय लॉ। डिस्क्लोजर बियॉन्ड मतलब होता है के बाहर जाकर, मतलब किसके बाहर जाकर, मतलब लॉ के बाहर जाकर ये उसको क्या कर सकता है, डिस्क्लोज कर सकता है। ये इसका बेनिफिट है, मतलब जहां पे इंफॉर्मेशन देना रिक्वायरमेंट नहीं है, डिस्क्लोज करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहता है तो वो क्या करता है, बियॉन्ड द पार, यानी बियॉन्ड मतलब बाहर जाके, लॉ के बाहर जाके भी इसको क्या कर सकता है, डिस्क्लोज कर सकता है उस इंफॉर्मेशन को। तो ये है, आई होप सेकंड पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तीसरा है द एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वुड बी लिमिटेड extent facilitate comparison of financial statement of the companies situated in different parts of the world and also by the different companies situated in the same country। यानी ये क्या कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन कराता है, या तो अलग-अलग कंट्रीज में जो हमारी, यानी अलग-अलग कंट्रीज में जो कंपनीज है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर एक ही कंट्री में अलग-अलग स्टेट में क्या है कंपनीज है तो उनके बीच में क्या करवाता है, कंपैरिजन करवाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है ना इसका situated in different parts of the world, वर्ल्ड मतलब पूरे मतलब जो पूरा वर्ल्ड है उसमें अलग-अलग जो कंट्रीज हैं उसमें जो कंपनीज हैं, और या फिर लिखा हुआ है एंड आल्सो डिफरेंट कंपनीज सिचुएटेड इन द सेम कंट्री, या फिर कोई एक कंट्री में अलग-अलग स्टेट में क्या है कंपनीज है तो उनका क्या करवाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन करवाता है। तो ये गाइस इसके तीन बेनिफिट्स हैं, कंफ्यूजिंग वेरिएंट्स को हटाता है, डिस्क्लोज कर सकता है लॉ के बाहर जाके, और ये क्या करवा सकता है, कंपैरिजन करवा सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ही स्टेट के, एक ही कंट्री के अंदर या फिर वर्ल्ड में अलग-अलग कंट्रीज में उन कंपनी के बीच। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशंस क्या है ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, लिखा हुआ है डिफिकल्टीज आर मेकिंग चॉइस बिटवीन द डिफरेंट ट्रीटमेंट। ये बोल रहा है कि डिफिकल्टीज होती है चॉइस करने में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिफरेंट ट्रीटमेंट, जब हम डिफरेंट ट्रीटमेंट करते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कर लेता है, डिफिकल्टीज पैदा कर देता है। तो लिखा हुआ है डिफिकल्टीज इन द मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट, डिफरेंट ट्रीटमेंट के लिए क्या डिफिकल्टीज पैदा करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। रिस्ट्रिक्टेड इसको मतलब इसका जो दायरा होता है वो क्या होता है, लिमिट होता है, लिमिटेड होता है, यानी कि सीमित होता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, बस पॉइंट ये अपन को याद रखना है, डिफिकल्टीज इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट और रिस्ट्रिक्टेड स्कोप। तो गाइस ये था ऑब्जेक्ट, ये है इसके बेनिफिट्स और ये है इनके लिमिटेशंस। अब बात करते हैं अपन प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, मतलब प्रोसेस करते हैं ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इन इंडिया के अंदर। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रोसेस के बारे में अपन को समझना है, यानी कि पहले बात करते हैं कि आईसीआई था जिसने 1977 में एएसबी को गठित किया, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को बनाया। आईसीआई कब, 1977 में एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। फिर हुआ क्या है कि जो एएसबी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है और वो आईएफआरएस को भी क्या करता है, बनाने की कोशिश करता है, मतलब उस पर भी अपने विचार रखता है। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इसका पूरा नाम है, इंडियन यानी इंटरनेशनल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, यानी कि आईएफआरएस, यानी एएसबी इसको बनाता है। यानी एएसबी में इंक्लूड क्या क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडस्ट्री, एक तो ये नाम लिखा हुआ ASSOCHM, CII और FICCI, ये तीनों शामिल हैं इसके अंदर। ठीक है जी, इसमें एक बात और करते हैं कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई भी चेंज करना होगा तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कि बिना परमिशन के आईसीआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज नहीं कर सकता। भले ही आईसीआई ने ही बनाया है एएसबी को 1977, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम किससे परमिशन ना ले ले, एएसबी से। यानी आईसीआई चेंज नहीं कर सकता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता बिना किसी परमिशन के, एएसबी के परमिशन के, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के परमिशन के। जी देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो एएसबी बनाता है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इस पर कमेंट कर सकते हैं, आईसीआई कमेंट कर सकती है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कर सकता है, सीबीडीटी कर सकता है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कर सकता है, डीसीए डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स एटसेट्रा, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए, जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उनके लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो तो इशू करता है आईसीआई, और जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड करती है। तो गाइस ये है प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया। इसके बाद बात करते हैं जी, आपके मॉड्यूल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है, जो कि आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, स्टूडेंटों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ वो आपकी नॉलेज के लिए वो आपको दी हुई है, आप उसको सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये था जी प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। तो ये गाइस अपना यूनिट नंबर 8 था चैप्टर नंबर फर्स्ट का, जो कि अपना क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस अब बात अपन करेंगे यूनिट नंबर 9 यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट की यूनिट नंबर 9 के बारे में, यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि अपन सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है अपना इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एज ग्लोबल स्टैंडर्ड, यानी कि हम IFRS के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो जी IFRS के बारे में बात करेंगे तो ये पहले समझ लेते हैं कि किसने दिया था। ये लंदन में जो ग्रुप था जिसका नाम था IASC, यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। ठीक है जी, इसका नाम क्या था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी था। इन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किए थे जून 1973 के अंदर, IFRS था जी। ठीक है, अभी इसको एट प्रेजेंट में जो ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है, इसको नाम से जाना जाता है एट प्रेजेंट में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के नाम से। जो जी IASC जो था इसमें 75 कंट्रीज यानी कि 75 कंट्रीज थी, जिसमें कि ICAI भी इंक्लूड था, यानी कि IFRS 75 कंट्रीज में यानी 75 कंट्रीज में था अलाउड, और इसमें कि इंडिया भी क्या था, इन्वॉल्व था, यानी कि ICAI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। 1973 से 2001 तक IASC ने IAS को इशूड करा, यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशूड करा। ठीक है, 1997 से लेके 1999 तक क्या हुआ कि IASB हो गया, यानी IASC से IASB हो गया, यानी कि मैंने बोला था ना कि अभी आप पहले ही कमेटी था, अभी बोर्ड हो चुका है। तो ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी से क्या चेंज हो गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड हो गया। ठीक है, फिर ये IASB ने IFRS की लिस्ट इश्यू कर दी। तो जी ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट जो कि ग्लोबलाइज्ड है, जिसके बारे में मैंने बता दिया है कि लंदन में ग्रुप था उसने इशू करा था, कब इशू करा था ये बता दिया, कितने कंट्रीज में ये बता दिया है। जो IFRS है ये सारी कंट्रीज को साथ लेके चलता है, क्योंकि हर कंट्री में क्या होता है इसको फॉलो करने किया जा रहा है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जो भी इसके जो मेंबर्स थे ये अपनी अपनी कंट्रीज में IFRS को बढ़ाने का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, फॉलो करने का काम कर रहे हैं अपनी अपनी कंट्रीज में। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि जो IFRS था इसके बेनिफिट्स क्या थे। तो लिखो बेनिफिट्स ऑफ द कन्वर्जेंस विद IFRS। तो इसमें एक तो इकोनॉमी का बेनिफिट शामिल था, एक इन्वेस्टर का शामिल था और एक इंडस्ट्री का शामिल था। पहले बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। तो जी IFRS जो था ये क्या करता है, इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रोथ को इंक्रीज करने का काम करता था। क्या करता था ये, इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रोथ को इंक्रीज करने का काम करता था, कैपिटल को बढ़ाने का काम करता था, इंटरनेशनल कैपिटल को बढ़ाने का क्या करता था, काम करता था। और बात ये है कि जो ये यानी कि इसमें जो इकोनॉमी में जो कैपिटल की बात थी, तो इसमें जो फॉरेन कैपिटल था उसका जो था फ्लो उसको भी बनाता था ये। तो उससे क्या होती थी, इकोनॉमिक डेवलप होती थी। अलग अलग कंट्रीज का यानी अलग अलग कंट्रीज का पैसा किसी कंट्रीज में आ रहा है, यानी फॉरेन यानी कैश को क्या करता था, फ्लो करता था, फॉरेन कैश को फ्लो। तो जी इससे क्या होती थी, हमारी इकोनॉमी बढ़ती थी। सीधी सीधी बात है, अगर हमारा बाहर का पैसा अगर हमारी कंट्री में आएगा तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो बस इसी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये डिपेंड किस पे था, IFRS पे डिपेंड था, उसका बेनिफिट था। अब उसके बाद बात करते हैं जी इन्वेस्टर। इन्वेस्टर भी यही है, सेम कहानी, यानी इन्वेस्टर अपने देश में तो इन्वेस्ट करता ही है, लेकिन वो बाहर भी पैसा इन्वेस्ट करने की सोचता है, यानी कि वो आउटसाइड। ठीक है जी, जैसे अपन इंडिया में रहते तो अपन इंडिया के अंदर करेंगे, ऐसे आउटसाइड इंडिया के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो कंट्री में अपनी कंट्री में तो करना चाहता है, लेकिन और आउटसाइड कंट्रीज भी क्या करना चाहता है, पैसे को इन्वेस्ट। तो कैसे करेगा, तो उसके लिए IFRS ने क्या करा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनको प्रोवाइड कराए, जो कि क्या थे, इनके लिए रिलायबल थे, ठीक है, रिलेवेंट थे, ठीक है, टाइमली इनको यानी टाइम पर इनको इशू होते थे, और क्या था वो कंपेरेबल थे, यानी उसका क्या करा सकते थे, हम लोग कंपैरिजन करा सकते थे। ठीक है जी, फिर इन्वेस्टर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती थी, जिससे क्या करता था, जो इन्वेस्टर था वो जो उसके पास इन्वेस्ट करने की बात थी, यानी वो जो जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता था उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आ जाती थी, यानी कि वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसको इस तरीके से प्रोवाइड कराई जाती थी जिससे कि वो इन्वेस्टमेंट जो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज थी उसको मिल जाती थी और वो पैसा इन्वेस्ट कर देता था, तो जिससे भी क्या होती थी, ग्रोथ होती थी। तो ये IFRS का सेकंड आपका बेनिफिट है। तीसरी बात करें द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री भी एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इसका,
आईएफआरएस के थ्रू क्या होता था, यानी कि कंट्री में ये लोग पैसे को रेज करते थे, क्या करते थे, पैसा रेज करते थे लोअर कॉस्ट पे, यानी कि पैसे को मतलब अपन बोले तो इकट्ठा करना होता है, पैसे को इकट्ठा करते थे, कैपिटल को इकट्ठा करते थे और वो भी लोअर कॉस्ट पे करते थे, यानी कि ये बेनिफिट था आईएफआरएस का कि लोअर कॉस्ट पे कैपिटल रेज हो जाती थी। ये लोग क्या करते थे, बाहर यानी फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करते थे। मतलब आईएफआरएस क्या है, ये तो इंटरनेशनल है ना, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है, तो इंडस्ट्री में ये लोग क्या करते थे, जो बाहर के इन्वेस्टर हुआ करते थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनमें क्या करते थे, कॉन्फिडेंस पैदा करते थे, उनको विश्वास दिलाते थे कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करे हैं वो आईएफआरएस के द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, प्रिपेयर करें। तो जिससे क्या करते थे, इन्वेस्टर्स पैसा लगाते थे तो कैपिटल इंक्रीज होती थी, ग्रोथ होती थी। तो बस यही कारण है कि इसमें इकोनॉमिक में भी ग्रोथ होती है, इन्वेस्टर्स की भी ग्रोथ होगी और इंडस्ट्री, यानी तीनों चीजों की बात कही गई है आईएफआरएस के द्वारा। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक तो ये वाला कि कब इशूड हुआ था, किसने करा था, कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व है, कब इशू करा था, कब इसके नाम चेंज हो गए थे, कौन ने किसकी लिस्ट जारी की थी, और बेनिफिट आपको बता दिया था, इकोनॉमी का एक बेनिफिट बता दिया, एक इन्वेस्टर्स का बेनिफिट बता दिया है और एक आपको बता दिया है इंडस्ट्री का। ठीक है गाइस, तो अब इसके नेक्स्ट पॉइंट और स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं व्हाट आर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी इंडियन ईएस के बारे में। लिखा हुआ आईएएस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या कर लिया इन्होंने, कवरेज कर लिया, मतलब इन्होंने कवर्ड कर लिया। ठीक है जी। फिर इसमें लिखा हुआ है एनएसीएएस, मतलब नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने ये रिकमेंड किया किसको, एमसीए को। ठीक है जी। अब एमसीए क्या है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, जो कि हैज टू स्पेल आउट करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एप्लीकेबल फॉर कंपनीज ऑफ इंडिया के लिए। मतलब ये एप्लीकेबल कर दिया इन्होंने किसके लिए, अकाउंट यानी फॉर कंपनीज ऑफ इंडिया, इंडिया की जितनी भी कंपनीज है उनके लिए क्या कर दिया इन्होंने, एप्लीकेबल कर दिया, यानी एमसीए है। सबसे पहले आईएएस में इन्होंने आईएफआरएस को कवर किया, आईएफआरएस को कवर किया, तो फिर ये बात एनएसीएएस ने रिकमेंड करी एमसीए को, और फिर एमसीए ने क्या किया, ये स्पेल आउट कर दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल कर दिया इंडियन कंपनीज के लिए। ठीक है जी। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटमेंट टू आईएफआरएस कवरेज इन इंडिया आईएएस, पहले कवर करवा दिया, ठीक है, ये हो गया। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर क्या किया इसके आगे, इसमें लिखा हुआ इंडियन एएस एक्सपेक्टेड टू बी इंप्लीमेंटेड होना था फ्रॉम द ईयर 2011, मतलब 2011 में ये इसमें इंप्लीमेंट होना था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, लेकिन उसमें कुछ इश्यू थे, टैक्स इश्यूज वगैरह, तो इसको क्या कर दिया एमसीए ने, पोस्टपोन्ड कर दिया। फिर जुलाई 2014 को फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री अरुण जेटली जी, जो अब नहीं है हमारे बीच, तो इन्होंने कहा जुलाई 2014 फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय श्री अरुण जेटली जी, बजट स्पीच में उन्होंने क्या बोल दिया कि एक्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद द आईएफआरएस, मतलब जो हमारे एक्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको हम आईएफआरएस के साथ एडॉप्शन करके अब द न्यू हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर कर लिया है, जो कि हम इंडियन कंपनीज के लिए होगा। यानी उन्होंने क्या कर दिया, आईएफआरएस को बता दी, कवरेज कर लिया अपने उसको अपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा कि ये 1 अप्रैल 15 को तो वॉलंटरी था, मतलब ये स्वैच्छिक था कि आप इसको अडॉप्ट करें, लेकिन ये फिर ये मैंडेटरी हो गया 1/4/2016 से। तो गाइस ये था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, गवर्नमेंट ने इसको कब एप्लीकेबल किया, कौन सा उस समय फाइनेंस मिनिस्टर था, यहाँ पे ये बताया है कि आईएएस में पहले कवरेज किया आईएफआरएस के रूल्स रेगुलेशंस को, फिर एनएसीएएस ने इसको रिकमेंड किया एमसीए को, फिर एमसीए ने क्या कर दिया, इसको स्पेल आउट कर दिया कंपनीज के लिए, इंडियन कंपनीज के लिए। तो गाइस ये था, यानी कि हमारे जो चैप्टर थे 8 एंड 9, इसमें हमने जो जो अपना इंपॉर्टेंट था वो अपने इसमें सब कवर कर लिया है। तो गाइस अपना जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी 9 यूनिट हमने पूरी टोटल कंप्लीट कर ली है अच्छे से। तो गाइस अगर आपको फर्स्ट यूनिट से लेकर 9 यूनिट तक में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे कि अपन क्या कर सकें, उसको सॉल्व कर सकें। तो भाई ध्यान से इसका रिवीजन करना है। मैंने इसको कुछ चैप्टर्स इसके जो थे थ्योरेटिकल थे उनको प्रैक्टिकल के साथ रिलेट करके मैंने आपको वो समझाए थे। आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और ये चैप्टर भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, फिर भी मैंने इसमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाल के और आपको समझा दिए, जिससे कि आपको ये इजी वे में समझना है। इस तरीके से बनाने का मतलब यही है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये था हमारे चैप्टर नंबर 1 का फुल कवरेज, जो कि अब अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो गाइस अब आप इसका रिवीजन करें, अच्छे से इसको पढ़ें, मतलब अपना टारगेट है फर्स्ट अटेम्प्ट में अपन को फाउंडेशन करना है क्लियर। ठीक है गाइस। तो अब अपन मिलेंगे प्रैक्टिकल चैप्टर्स के साथ और बहुत ही जोश के साथ मिलने वाले हैं आपको। तब तक के लिए गाइस आप इसका रिवीजन करते रहें, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। ठीक है। और गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ध्यान से क्या करते हैं, प्रेस
कर दें। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।